अध्याय 173 जियान की चिंता। साधना करते समय समय उड़ जाता है। इस बार 9वीं रैंक की गोली निगलने के बाद गूफी अपने सबसे लंबे समय तक एकांतवास में चले गए, जो 1 साल से ज्यादा समय तक चला और एक बार भी बाहर नहीं आए। साधना के उनके स्तर के अन्य लोगों के लिए एकांतवास की ऐसी लंबी अवधि आम बात है। पिताजी अभी भी बाहर नहीं आए हैं। एक दिन छोटी जियान यूं शिकायत करने लगी और गूफी की एकांत गुफा के प्रवेश द्वार पर भागी। उसके पीछे अभी भी एक छोटी सी छाया की तरह वुशुंग था, जो अभी 3 साल का हुआ था। बहन, माँ ने कहा कि पिताजी इस बार एक बड़ी साधना बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वुशुंग ने अपनी बहन की शिकायतों का जवाब देते हुए अपनी माँ के शब्दों को बहुत गंभीरता से दोहराया। ओह, तो अब तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन अच्छी नहीं है। ये सुनकर जियान यू ने पलटकर वुशुंग के छोटे कान को चुटकी से दबाया। नहीं, नहीं, बहन, तुम बहुत अच्छी हो। बहन, चुटकी बजाना बंद करो, मैं गलत था। अपनी बहन की हरकत से घबराकर वुशुंग ने तुरंत इनकार में अपना सिर हिलाया। तारानकन धमाका, तारानकन। उसी समय दोनों छोटे बच्चों के सामने का बड़ा पत्थर का गेट अचानक खुल गया। आवाज सुनकर दोनों बच्चे पलटे और अपने पिता को देखा, जिनके लिए वे लंबे समय से तरस रहे थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। पिताजी, आप आखिरकार बाहर आ ही गए। गूफी को देखकर जियान यू ने वुशुंग का कान छोड़ा और खुशी खुशी उसकी ओर दौड़ी। ये वुशुंग, तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो। अपने बच्चों में आए बदलावों को देखकर गूफी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और पहले की तरह उसने दोनों छोटे बच्चों को एक एक हाथ में उठा लिया। बड़े भाई गूफी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। कुछ ही देर में जियान गूफी के सामने प्रकट हुआ। उसने उसके एकांत से बाहर आने के क्षण से ही उसके उभरने को महसूस कर लिया था। कुछ ही समय बाद जियाओ यिक्सियन, कैलिन और किंगलिन भी आ गए। पिछले कुछ वर्षों में उन तीनों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। कैलिन 6 महीने पहले ही 4 स्टार डू वेनेरेट तक पहुंच चुका था और जियाओ यिजियान और किंगलिन दोनों ही 1 स्टार डू वेनेरेट विशेषज्ञ बन गए थे। ऐसा लगता है कि सभी ने बहुत प्रगति की है। अपने साथियों की वर्तमान स्थिति को देखकर गूफी बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसी दुनिया में जहां ताकत सर्वोच्च है, उसके करीबी लोगों के पास खुद की रक्षा करने की क्षमता होना कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह हमेशा खुश होता था। इस बार एकांत में 9वीं रैंक की गोली की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद गूफी स्वाभाविक रूप से अर्धसंत स्तर पर आगे बढ़ गया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने शुरुआती और मध्यवर्ती चरणों को भी छोड़ दिया, सीधे एक उन्नत अर्धसंत के स्तर पर पहुंच गया। और वह 25 साल का भी नहीं था। विकास की ये दर प्राचीन 8 कुलों में भी बेजोड़ थी। वर्तमान में एकमात्र युवा साधक जो साधना स्तर में गूफी से आगे निकल सकता था, वह लेई कबीले से लेई डोंग था। यहाँ तक कि हुन कबीले के शीर्ष प्रतिभाशाली हुन फैंग, जो गूफी से 7 या 8 साल बड़े थे, भी उनके बराबर आ गए थे। पिछले 3 वर्षों से लेई डोंग लाइटनिंग डेमन पूल में प्रशिक्षण ले रहा था और यह संभावना है कि जब वह उभरेगा तो वह सीधे एक डूसंत बन जाएगा, संभवतः 2 सितारा डूसंत स्तर तक भी पहुंच जाएगा। लेई डोंग, मुझे आशा है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं होंगे। जब वे आखिरी बार अलग हुए थे, तब लेई डोंग की निगाहों को याद करते हुए गूफी के होठों पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। एकांत से बाहर आने के बाद गूफी ने अपना अधिकांश समय अपने परिवार के साथ बिताया। वुशुंग अभी भी बहुत छोटा था और अक्सर अपने पिता से लंबे समय तक अलग रहता था, स्वाभाविक रूप से गूफी के करीब नहीं था। हालांकि रानी मेडुसा के मार्गदर्शन में वुशुंग केवल 3 साल का होने के बावजूद बहुत समझदार था। वह जानता था कि उसके पिता का एकांतवास और साधना सब भविष्य में सभी की बेहतर सुरक्षा के लिए था। बड़े भाई गूफी, मैं थोड़ी देर बाद ड्रैगन द्वीप वापस जाना चाहता हूँ। गूफी के एकांतवास से बाहर आने के आधे महीने बाद जियान अचानक उसके पास आए और उसने जाने की अपनी इच्छा का जिक्र किया। गूफी ने उसे समझा। आखिरकार वह लंबे समय से ड्रैगन द्वीप से दूर थी और उसकी साधना में सुधार के साथ वह प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को एकजुट करने के लिए उत्सुक थी। वह नहीं चाहती थी कि यह विभाजित रहे। अब जब आपकी 4 स्टार डूसेन साधना स्थिर हो गई है, तो आपके पास वास्तव में वापस जाने और चीजों को संभालने की ताकत है। हालांकि थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। मेरे पास 4 स्टार डूसेंट के बाद के चरणों में तेजी से आगे बढ़ने में आपकी मदद करने का एक तरीका है। बड़े भाई गूफी, क्या आप मेरे लिए 9वीं रैंक की गोली को परिष्कृत करने की योजना बना रहे हैं?
गूफी के शब्दों को सुनकर जियान की आंखें चमक उठी। नहीं, गूफी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अगर यह वह नहीं है तो क्या है? जियान ने हैरान होकर पूछा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ चाहे वह कितनी भी 8 रैंक की गोलियां ले ले, वे ज्यादा सुधार नहीं लाएंगी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। गूफी ने अपनी योजना को अभी गुप्त रखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। इस बार उसका इरादा 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के पीले स्प्रिंग स्टील में छिपे अवसर की तलाश करना था, जिसमें एक राक्षस संत की आत्मा और राक्षस की कई बूंदें शामिल थीं। संत के रक्त सार पर दानव संत हुआन क्वान प्राचीन काल में लगभग 2 भगवान स्तर पर पहुंच गए थे। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया रक्तसार किसी भी संत विशेषज्ञ द्वारा अत्यधिक प्रतिष्ठित था। इसका एक छोटा सा हिस्सा गूफी को एक सच्चे संत बनने में मदद कर सकता था। इसके अलावा येलो स्प्रिंग्स टेल के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा हमला तकनीक थी, जिसे येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध के रूप में जाना जाता था। येलो स्प्रिंग्स फिंगर जीवन और मृत्यु का निर्धारण करती है। येलो स्प्रिंग्स क्रोध आत्माओं को चकनाचूर कर देता है। येलो स्प्रिंग दिव्य क्रोध सटीक रूप से एक उच्च स्तरीय स्वर्ग स्तरीय ध्वनि कौशल है। प्राचीन अभिलेखों में यह उल्लेख किया गया था कि प्राचीन युग के दौरान यहाँ तक कि संत स्तर के विशेषज्ञ भी येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध के उल्लेख पर कांपते थे। दानव संत हुआन क्वान के हाथों मारे गए शीर्ष विशेषज्ञों में से कम 10 में से 9 लोगों की आत्मा इस तकनीक से चकनाचूर हो गई थी। और अब गूफी का आत्मा क्षेत्र पीले झरनों के दिव्य क्रोध की खेती करने के लिए आवश्यक स्तर पर पहुंच गया था। अपने पास इस तरह के आत्मा हमले की विधि के साथ भले ही गूफी वर्तमान में केवल एक उन्नत अर्ध संत था, वह 2 सितारा संत स्तर से नीचे किसी भी विशेषज्ञ के लिए खतरा पैदा कर सकता था। ये स्थान बीस्ट क्षेत्र में है और 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति से संबंधित है। उद्धरण चिन्ह। जियान को अभी भी भ्रमित देखकर गूफी ने उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए कहा। उफ, वे बदसूरत पैरहीन जीव फिर से। जियान ने सहजता से बड़बड़ाया। हालांकि जैसे ही उसने कहा, उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। उसके पीछे थोड़ी दूर पर कै लिन वुशुंग के साथ उनकी ओर चल रहा था। मुझे आशा है कि कै लिन ने यह नहीं सुना होगा। जियान, एक बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया था, उसने कै लिन को देखने की हिम्मत नहीं की। कैयर, तुम सही समय पर हो। गूफी ने मुस्कुराते हुए कैयर को बुलाया। पति, क्या बात है? उसने उत्सुकता से पूछा और बोलते समय जियान को घूरने लगी। कैयर, जियान और मैं बीस्ट रीजन की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? वहाँ तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारा है। गूफी ने मुस्कुराते हुए समझाया। एक साथ रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में कै लिन जल्दी से अर्ध संत स्तर तक पहुंच सकती थी अगर वह पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर लेती। और बीस्ट रीजन में एक ऐसी जगह थी जो कै लिन को तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। TLN, तो उसे याद है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो शायद उसने विरासत के दौरान अपने आत्मा उन्नयन का इंतजार किया होगा। अध्याय 174, 9 शांत झरनों की यात्रा। बीस्ट रीजन जा रहे हैं। मेरे लिए एक सौभाग्यशाली अवसर। क्या ये हो सकता है, पति, कि आप इस बार मुझे 9 शांत झरनों पर ले जाने की योजना बना रहे हैं? कै लिन ने पूछा, हाल ही में महाद्वीप के रहस्यों के बारे में काफी कुछ जानने के बाद। हाँ, बिल्कुल 9 शांत झरने। गूफी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 9 शांत झरने पृथ्वी के भीतर गहरे स्थित हैं, जिन्हें आमतौर पर 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति की पवित्र भूमि माना जाता है। जब इस जनजाति के सदस्य अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वे आमतौर पर इन झरनों के पानी में खुद को डुबो देते हैं, जो उनकी सफलता में बहुत मदद करता है। हालांकि 9 शांत झरनों का पानी बेहद ठंडा और येन युक्त है, लेकिन वे सांप जैसे जादुई जानवरों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक हैं, जो स्वाभाविक रूप से येन ऊर्जा की ओर झुकाव रखते हैं ताकि वे अपने शरीर को परिष्कृत कर सकें। पति, 9 शांत झरने 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के नियंत्रण में हैं, जो जानवर क्षेत्र में 3 प्रमुख जानवर जनजातियों में से एक है। आप वहां कब जाने की योजना बना रहे हैं? कै लिन ने आगे पूछा। हम तुरंत प्रस्थान करेंगे। गूफी की वर्तमान ताकत के साथ इस दुनिया में बहुत कम जगहें थीं जहां वह नहीं पहुंच सकता था। हालांकि उसके आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस तथ्य से आया था कि जियान, एक 4 स्टार सेंट, उसके साथ होगी। उसके साथ होने पर 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति उन्हें धमकी देने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है, चलो अब बाहर चलते हैं।
जियान ने उत्साह के साथ कहा। पिछली बार जब वह बीस्ट रीजन में गई थी तो उसे जो अवसर मिला उसने उसे रॉकेट की तरह खेती में उड़ान भरने की अनुमति दी, डूसेंट के स्तर तक पहुंच गई। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि इस बार क्या नए अवसर उसका इंतजार कर रहे हैं। उन तीनों ने जल्दी से अपनी तैयारी की और पहले की तरह चुपचाप क्षेत्र छोड़ दिया। उन्होंने जियो यी जियान और किंग लिन के लिए दूसरों को सूचित करने के निर्देश छोड़े कि वे एकांत में चले गए हैं। 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का असली गढ़ गहरे भूमिगत है। हालांकि उनकी सतह पर भी कई शाखाएं हैं। बीस्ट रीजन में 3 प्रमुख जादुई जानवर जनजातियों में से उनकी आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि ये बड़ी आबादी अशुद्ध रक्त रेखाओं को भी जन्म देती है। 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के बुजुर्गों के अनुसार अगर यह जारी रहा तो उनकी प्राचीन रक्त रेखा 1 सदी के भीतर पूरी तरह से फीकी पड़ सकती है, जिससे जनजाति सामान्य जादुई जानवरों के स्तर तक गिर सकती है। इससे जनजाति के भीतर महत्वपूर्ण आंतरिक संघर्ष और बहस हुई है। लेकिन प्राचीन रक्त की पूर्ति के बिना उनकी प्रचंड प्रजनन दर को देखते हुए ये भाग्य अपरिहार्य लगता है। 9 शांत भूमि रसातल भूमिगत दुनिया में जाने के मुख्य मार्गों में से एक है और यह 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति द्वारा कड़ी सुरक्षा में है। आगे 9 शांत भूमि रसातल है। जियान, अब यह आप पर निर्भर है, गूफी ने कहा। चिंता मत करो, जब हम प्रवेश करेंगे तो उन्हें हमारी उपस्थिति का आभास भी नहीं होगा। जियान ने अपनी आस्तीन लहराए और एक स्थानिक बल ने गूफी और कई लिन को घेर लिया, जिससे वे बिना किसी निशान के गायब हो गए क्योंकि वे चुपचाप भूमिगत दुनिया में प्रवेश कर गए। भूमिगत दुनिया में अविश्वसनीय रूप से जटिल भूभाग था, लेकिन गूफी एक विस्तृत मानचित्र के साथ अच्छी तरह से तैयार होकर आए थे। कुछ ही मिनटों में वे कई सर्प जनजातियों से होकर भूमिगत दुनिया की गहराई में पहुंच गए। लगभग आधे घंटे बाद वे 9 शांत गहरे भूगर्भीय अजगर जनजाति के मुख्यालय में पहुंच गए। नेदर सरपैंटवेन 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के क्षेत्र का हृदय था और कई सर्प जनजातियों द्वारा इसे पवित्र भूमि माना जाता था। एक पवित्र भूमि के रूप में ये स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थी। यहाँ तक कि सर्प जनजाति के लोगों को भी उचित स्थिति या रैंप के बिना प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। पति 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति वास्तव में 3 महान जानवर जनजातियों के बीच अपने स्थान की हकदार है। हालांकि वे तीनों में सबसे कमजोर हैं, फिर भी उनके पास काफी संख्या में मजबूत व्यक्ति हैं, मेडुसा रानी ने टिप्पणी की जब वे एक पहाड़ के ऊपर खड़े थे। ताकत का ये पैमाना मेरे अपने सर्प जनजाति से कहीं अधिक है। चिंता मत करो कैलिन, ये कुछ भी नहीं है। जब आप मेरे प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति इसकी तुलना में बस एक विचित्र समूह है। जियान ने गर्व से कहा, हमारे ड्रैगन जनजाति में बहुत सारे डुवेनेरेट हैं। ठीक है, जब आप ड्रैगन सम्राट बनेंगे तो मेरा गर्मजोशी से स्वागत करना सुनिश्चित करें। मेडुसा रानी ने जियान के साथ खेला। समग्र शक्ति के संदर्भ में 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की तुलना नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैं अभी तक ड्रैगन सम्राट नहीं हूँ, जियान ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। ठीक है, चलो 9 शांत झरनों की ओर चलते हैं, गूफी ने उन्हें उनके कार्य की याद दिलाते हुए हंसते हुए कहा। इसके साथ जियान ने एक बार फिर अपनी स्थानिक शक्तियों का उपयोग किया, उन तीनों को घेर लिया। उनकी आकृतियां पतली हवा में गायब हो गईं। जियान के अंतरिक्ष पर नियंत्रण के साथ एक 5 सितारा दूसंक भी उन्हें दूर से नहीं देख पाएगा। नीदर सर्प शिरा के भीतर एक विशाल अंधेरी खाई थी जो सैकड़ों फीट चौड़ी और अथाह प्रतीत होती थी। एक भयानक ठंडी यिन हवा लगातार गहराई से ऊपर उठ रही थी। इसके पास खड़े होने मात्र से ही व्यक्ति का खून और दुखी हुई जमने लगता है। इस खाई के तल पर 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का पवित्र कुंड था। 9 शांत झरने, ये गूफी और उसके साथियों के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। खाई के पास कोई गार्ड तैनात नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि अंधेरे रसातल से आने वाली ठंडी यिन हवा सबसे अच्छा प्राकृतिक गार्ड थी। यहाँ तक कि एक डू पूर्वज भी हमेशा के लिए फंस जाने के डर से बहुत गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे जैसे ठंडी यिन हवा चलती रही, पास का स्थान अचानक थोड़ा विकृत हो गया। 3 आकृतियां धीरे धीरे दिखाई दी, गूफी, जियान और कैलिन। नीचे अंधेरे रसातल को देखते हुए गूफी मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के वे बर्फीली हवा को तोड़कर खाई की गहराई में उतर गए। खाई अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। एक नियमित डुवेनेरेट को नीचे तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अपनी गति से वे तीनों कुछ ही मिनटों में जमीन पर पहुंच गए।
जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उनके सामने एक विशाल झील दिखाई दी। इस झील से ठंडी इन ऊर्जा निकल रही थी जो डूक्यू को भी जमा सकती थी। झील बहुत बड़ी थी, जिसका पानी गहरे पीले रंग का था। खून की गंध से रंगी पीली धुंध की धाराएं लगातार झील से उठती हुई ऊपर की ओर घूम रही थी। ये पौराणिक 9 शांत झरने हैं, गूफी ने कहा, जैसे ही वह धीरे धीरे विशाल झील के पास पहुंचा। जितना वह करीब गया, उतना ही उसे एक सूक्ष्म येन ऊर्जा महसूस हुई जो उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही थी। अध्याय 175 याओ मिंग को वश में करना। गूफी के कदम 9 शांत झरनों के पास रुके और वह झील की सतह पर अपना हाथ रखते हुए नीचे झुक गया। एक पल में गहरे पीले रंग के बर्फ के क्रिस्टल तेजी से उसकी बांह पर चढ़ने लगे। सौभाग्य से अपनी स्वर्गीय लौ के साथ उसने तुरंत बर्फ को पिघला दिया। कैयर जियान, ये जगह बहुत ठंडी है। 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के सदस्य भी इसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकते। इसलिए जब तक कोई विशेष कारण न हो, किसी के लिए यहाँ आना दुर्लभ है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं 9 शांत झरनों की तल पर जा रहा हूँ। सावधान रहो मेरे पति। एक छपाक के साथ गूफी ने दोनों को निर्देश दिया और फिर 9 शांत झरनों में कूद गया, तेजी से नीचे की ओर गोता लगाते हुए। झरनों के भीतर की ठंड भयावह थी। गूफी अभी थोड़ी दूर ही उतरा था कि उसे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर से पानी में डूब गया है। उसने पाया कि ठंड मध्यम स्तर के पूर्वज शक्ति ग्रहों को भी खतरे में डाल सकती है। हालांकि अपने उन्नत अर्धसंत साधना के साथ यदि वह ऐसी जगह में प्रवेश नहीं कर सकता तो ये हास्यास्पद होगा। हिस, जल्द ही एक हल्की फुफकारने वाली आवाज उसके कानों तक पहुंची और गूफी ने देखा कि उसके आसपास का पानी अचानक अशांत हो गया है। उसकी नज़र में शांत झरनों की गहराई से काली धुंध का एक समूह तेजी से आ रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर काली धुंध वास्तव में भयानक तराजू से ढके अनगिनत छोटे काले सांप थे। फुफकारने की आवाज इन अजीब सांपों द्वारा बनाई गई थी। सस सस। सांपों के गूफी के करीब पहुंचने से पहले उन्होंने अपने खतरनाक मुंह खोले, गहरे काले पानी के तीर छोड़े। इन तीरों की सीटी की आवाज पानी में गूंज उठी, जिससे कम गड़गड़ाहट वाले विस्फोट हुए। मेरे रास्ते से हट जाओ। गूफी ने कुछ तीखी ऊर्जा छोड़ी, जिससे कुछ सांप पीछे हट गए। हालांकि सांपों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह रुका नहीं और तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। थोड़ी देर में उसे दूर से रोशनी की एक किरण दिखाई दी। इस गहराई पर अजीब सांप पीछे आने में हिचकिचा रहे थे और पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तो ये 9 शांत झरनों का तल है। जल्द ही गूफी ने खुद को एक विशाल रेतीले समुद्र तल पर पाया। बचाओ मुझे। अचानक पानी में एक धीमी आवाज गूंजी जो गूफी के कानों तक पहुंची। छप करते हुए गूफी ने नीचे हाथ बढ़ाया और जमीन को पकड़ा, जिससे रेत के नीचे दबी 100 फीट से ज्यादा लंबी लोहे की एक बड़ी जंजीर दिखाई दी। अपने हाथ के एक झटके से उसने धीरे से जंजीर को बाहर निकाला। जैसे ही उसने खींचा, आसपास की जमीन हिलने लगी और कीचड़ भरे तल से 3 और बड़ी जंजीरें उभरी। इन जंजीरों के बीच में काली मिट्टी का एक बड़ा ढेर था। जैसे जैसे कीचड़ छत्ता गया, धीरे धीरे एक कंकाल जैसी आकृति दिखाई देने लगी। यह एक व्यक्ति था जिसका शरीर क्षीण और कंकाल जैसा था। इतने सालों तक इन अंधेरे शांत झरनों के तल पर बंद रहना कितनी पीड़ा है। कंकाल जैसी आकृति को देखते हुए गूफी ने अंदर ही अंदर आह भरी। यह अमानवीय यातना सालों से चली आ रही थी, वह इससे कैसे बच पाया? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं पूरे 9 शांत गहरे भूपायथन कबीले को अपना स्वामी मानकर तुम्हारी सेवा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जैसे ही गूफी ने क्षीण आकृति को देखा, उसकी गहरी आंखें अचानक खुल गईं और उसने गूफी को आशा की एक किरण के साथ देखा। क्या तुम मुझे अपना स्वामी मानकर मेरी सेवा करोगे? कंकाल जैसी आकृति से यह वादा सुनकर गूफी हिचकिचाया। गू कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जो एक दिन कबीले का नेता बन सकता है, वह आमतौर पर किसी की भी निष्ठा स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि याओ मिंग जैसे व्यक्ति जो 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के कबीले के नेता थे और 2 सितारा डू संत की स्तर तक पहुंच चुके थे, का कुछ मूल्य था। गू कबीले जैसा शक्तिशाली कबीला भी डू संत की वफादारी को खारिज नहीं करेगा। हफ हफ। पिछले संघर्ष ने कंकाल की आकृति की ऊर्जा को खत्म कर दिया था, जिससे उसकी सांस उथली और तेज हो गई थी। 4 विशाल जंजीरों ने लगातार बेहद ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित की, जिससे कंकाल की आकृति के भीतर डूबी हुई खत्म हो गई, जिससे वह अत्यधिक कमजोरी की स्थिति में आ गया। लेकिन साथ ही
यह ऊर्जा की कमी उसे नहीं मार पाएगी, जिससे वह हमेशा के लिए थकावट की स्थिति में रहेगा, मौत से भी बदतर। युवा मित्र, मैं याओ मिंग हूँ, 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का कबीले का नेता। अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा और अपने गुरु के रूप में तुम्हारी सेवा करूंगा। जब गूफी हिचकिचाया तो कंकाल की आकृति ने फिर से बात की। अब तुम नेता नहीं हो, याओ शियाओटियन के पास वह पद है। गूफी ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, उस दुष्ट याओ शियाओटियन ने मेरा पद छीनने और मुझे यहाँ शांत झरनों के तल पर कैद करने के लिए एक विश्वासघाती साजिश रची। उस जानवर ने मुझे सैकड़ों साल तक इस बर्फीली यातना से पीड़ित किया। अगर मैं कभी फिर से दिन की रोशनी देखूंगा तो मैं याओ शियाओटियन के जीवन को नरक बना दूंगा। याओ शियाओटियन के नाम पर याओ मिंग की आंखें खून से लाल हो गईं। गूफी दोनों के बीच की दुश्मनी से अच्छी तरह वाकिफ था। याओ मिंग 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के जनजाति नेता के लिए वैध उम्मीदवार थे, उनकी शक्ति पर कोई सवाल नहीं था। याओ शियाओटियन ये जानते हुए भी हमेशा याओ मिंग को बहुत सम्मान देता था, जबकि गुप्त रूप से उसके खिलाफ साजिश रचता था। याओ मिंग सैकड़ों सालों से यहाँ कैद था, वास्तव में एक दुखद नियति। मैं तुम्हें बाहर निकलने में मदद करूंगा, लेकिन जनजाति के नेता के पद के लिए लड़ाई तुम्हारे ऊपर होगी। गूफी ने आह भरी और याओ मिंग के अनुरोध पर सहमति जताई। मेरे पास 9 शांत गहरा राजदंड है, 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के नेता का प्रतीक। जब तक मैं शांत झरनों से बच निकलता हूँ और याओ शियाओटियन से निपटता हूँ, मैं नया जनजाति नेता बनूंगा। ये सुनकर याओ मिंग ने जल्दी से गूफी को दिखाया कि उसके पास अभी भी कितना मूल्य है। युवा मित्र, तुम्हें बस येलो स्प्रिंग्स येन स्टोन को तोड़ने की जरूरत है और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ठीक है। गूफी ने सिर हिलाया और 4 जंजीरों के दूसरे छोर को ढूंढा, जहां एक शक्तिशाली ठंडा संक्रमित येलो स्प्रिंग्स येन स्टोन जुड़ा हुआ था। धमाका! कई हमलों के बाद येलो स्प्रिंग्स येन स्टोन आखिरकार टूट गया और उस पर याओ मिंग ने जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ दी। इस बीच नेदर सर्प शिरा के भीतर एक भव्य महल में बहुत हलचल मची हुई थी। सिंहासन पर काले कपड़े पहने एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में ठंडी जहरीली रोशनी थी, जैसे कोई घातक सांप हमला करने के लिए तैयार हो। उसके बगल में 2 मोहक महिलाएं सावधानी से उसके शरीर की मालिश कर रही थीं, जबकि उसके हाथ उनकी कोमल नाजुक त्वचा पर घूम रहे थे। अचानक आदमी की आंखें खुल गईं, सदमे से भर गई। सील टूट गई है। अध्याय 176। घृणित प्राणी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? चीफ, क्या हुआ? एक बुजुर्ग, जिसके कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिपटा हुआ था, ने अपने ऊपर बैठे आदमी को संबोधित करते हुए थोड़ा भौहें सिकुड़ी। अरे! याओ मिंग को पकड़ने वाली सील अचानक टूट गई। काले कपड़े पहने आदमी खड़ा हो गया, उसका चेहरा ठंडा था और उसने बुजुर्ग से फुसफुसाया। याओ मिंग ने सील तोड़ी। ये कैसे संभव है? ये सुनते ही बुजुर्ग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। चीफ, आपको तुरंत जाना चाहिए। मैं यहाँ स्थिति को स्थिर करूंगा और जितनी जल्दी हो सके आपकी सहायता करने के लिए दौड़ूंगा। चिंता मत करो, मैं याओ मिंग को फिर से उठने नहीं दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने एक भयावह मुस्कान दी और एक पल में वह सिंहासन से गायब हो गया। हाँ, चीफ को एक जरूरी मामले की रिपोर्ट करने वाले एक बुजुर्ग से मिलना था। सभी कृपया जारी रखें। बुजुर्ग खड़ा हो गया और हॉल में मौजूद कई सांप लोगों के विशेषज्ञों को एक खुशनुमा मुस्कान के साथ शांत किया। 9 शांत झरनों की गहराई में। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं याओ मिंग वास्तव में इस दिन तक पहुंच गया हूँ। याओ मिंग मुक्त होने के बाद उत्साह से अभिभूत था। हालांकि उसकी आवाज में कमजोरी दिख रही थी। इस समय एक साधारण डुवेनेरेट भी उसे आसानी से मार सकता था। चलो चलते हैं। तुम्हारा अच्छा भाई शायद तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ पहले से ही दौड़ रहा है। गूफी को याद आया कि जैसे ही सील टूटेगी, याओ शियाओटियन को तुरंत इसका आभास हो जाएगा। याओ शियाओटियन। याओ मिंग की आंखें घृणा से भर गई थीं क्योंकि उसने गुस्से में नाम लिया था। जैसे ही वे तेजी से ऊपर चढ़े, गूफी और याओ मिंग ने एक बार फिर 9 शांत झरनों के ठंडे पानी से पैदा हुए अजीब काले सांपों का सामना किया। याओ मिंग के पास उन्हें नियंत्रित करने का एक तरीका था और कुछ अजीब आवाजें निकालने के बाद उसने सांपों को दूर से ही उनसे दूर रहने को कहा। NOWELLBEJUN.COM। 9 शांत झरनों के उथले क्षेत्र में रानी मेदुसा खेती करने की कोशिश कर रही थी। उसके ऊपर काले रंग की एक आकृति जल्दी से दिखाई दी,
उसकी आंखें नीचे के ठंडे पानी को जहरीली तरह से स्कैन कर रही थी। तुम कौन हो? काले रंग के आदमी ने अचानक जियान को देखा, जो 9 शांत झरनों के पास खड़ा था। मैं कौन हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जियान ने काले कपड़े पहने आदमी की तरफ देखा। उसकी सांप जैसी नजर ने उसे बहुत असहज कर दिया और उसने तीखी प्रतिक्रिया दी। छोटी लड़की, 9 शांत झरने 9 शांत गहरे मैदान अजगर जनजाति की पवित्र भूमि है और मैं वर्तमान जनजाति प्रमुख हूँ। अब क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरा व्यवसाय है? याओ मिंग ने जियान पर व्यंग्य किया। जियान, क्या हो रहा है? इस समय कैलिन हलचल को महसूस करते हुए झील के उतले क्षेत्र से बाहर निकल गई। जियान और कैलिन दोनों असाधारण सुंदरियां थीं और उनके एक साथ दिखने से काले कपड़े पहने आदमी के दिमाग में बुरे विचार पैदा हो गए। हमारे कबीले की पवित्र भूमि पर घुसपैठ करने का परिणाम आमतौर पर 1000 सांपों द्वारा खाए जाने की सजा के रूप में होता है, लेकिन अगर तुम दोनों मेरी सेवा करने के लिए तैयार हो तो मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। बकवास, तुम घिनौने प्राणी हो। तुमने मुझसे और बहन कैलिन से ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत की मांग कर रहे हो। काले कपड़े वाले आदमी के शब्द निस्संदेह आत्मघाती थे और जियान क्रोधित हो गई। उसकी आभा फट गई और उसने तुरंत काले कपड़े वाले आदमी की ओर थप्पड़ मारा। यह आभा, जिस क्षण उसने जियान की आभा को महसूस किया, काले कपड़े वाले आदमी के हाव भाव बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दिखने में युवा, हानिरहित दिखने वाली लड़की इतनी भयानक शक्ति रखती होगी। जैसे ही उसने सहज रूप से चकमा देने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि आसपास का स्थान उसे बंद कर रहा है। धमाका! एक हल्के से थप्पड़ के साथ जियान ने काले कपड़े वाले आदमी पर एक बहुत बड़ा बल भेजा, उसे जमीन पर पटक दिया और एक बड़ा गड्ढा बना दिया। जियान ने कार्रवाई की। ऊपर की गड़बड़ी को महसूस करते हुए गूफी ने अपनी गति बढ़ा दी और याओ मिंग के पीछे पीछे ऊपर की ओर भागा। गूफी से एक उपचार की गोली प्राप्त करने के बाद याओ मिंग की डूबी हुई तेजी से ठीक हो रही थी। जल्द ही गूफी और याओ मिंग झील की सतह को तोड़कर आकाश में पहुंच गए। जब याओ मिंग ने जियान को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह उससे निकलती हुई एक मजबूत उपस्थिति को महसूस कर सकता था। लेकिन जल्द ही याओ मिंग का ध्यान जमीन पर बने गड्ढे की ओर चला गया। वहां से उसे एक बहुत ही जानी पहचानी आभा महसूस हुई। भाई गूफी, अभी अभी एक आदमी ने बहन कैलिन और मुझसे असम्मानजनक ढंग से बात की, इसलिए मैंने उसे जमीन पर पटक दिया। जियान ने गूफी को बताया कि क्या हुआ था। क्या वह मर गया है? गूफी ने पूछा। वह शायद अभी पूरी तरह से मरा नहीं है, जियान ने उदासीनता से जवाब दिया। ये लड़की किस तरह का भयानक अस्तित्व है? गूफी और जियान की बातचीत सुनकर याओ मिंग घबरा गया। जैसे जैसे धूल धीरे धीरे जमती गई, सभी को खून से लथपथ एक आकृति दिखाई दी गहरे गड्ढे में। याओ शियाओटिन, तुम नीच दुष्ट, इसलिए तुम्हारा भी दिन है। याओ मिंग ने गड्ढे में खून से लथपथ आकृति को पहचान लिया और गुस्से से चिल्लाया। बड़े भाई, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं उस समय क्षण भर के लिए मूर्ख था। यह विश्वासघाती प्रथम एल्ड था जिसने मुझे उकसाया। इस समय गंभीर रूप से कमजोर याओ शियाओटिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और याओ मिंग को देखा, दया की भीख मांगते हुए। वह याओ मिंग को फिर से बंद करने के इरादे से आया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि याओ मिंग इतनी शक्तिशाली मदद लेकर आया था। तुम्हें छोड़ दो। उसके शब्दों को सुनकर याओ मिंग खुद को रोक नहीं सका और एक ठंडी हंसी निकाली। उसका दिल असीम घृणा से भर गया। तो मैं उन सभी पीड़ाओं का बदला किससे लूंगा जो मैंने वर्षों तक सहन की है? इस बार मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और सांप के गड्ढे में फेंक दूंगा। याओ मिंग की आंखें खून से लथपथ थीं। इस समय किसी के लिए भी शांत रहना मुश्किल होगा। मैं सच में जानता हूं कि मैं गलत था। मैं आपके द्वारा सहे गए सभी कष्टों की भरपाई करने के लिए तैयार हूं। कृपया बड़े भाई, दया करो। आखिरकार हम खून के भाई हैं। याओ शियाओटिन अब आज्ञाकारिता में अपनी दुम हिलाते हुए कुत्ते की तरह सारी गरिमा त्याग चुका था। अब तुम्हें याद आया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इन सैकड़ों वर्षों में मैंने जो भी कष्ट सहे हैं, वे सब तुम्हारे कारण हैं। याओ मिंग की आवाज़ ठंडी थी क्योंकि वह गड्ढे में उतर रहा था। धीरे धीरे नीचे झुका और अपना हाथ याओ शियाओटिन के सिर पर रखा। उसके चेहरे पर कोमलता का एक पल झलक गया। 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन कर सकता है? अचानक ऊपर आसमान से चीखें गूंजने लगी। तुरंत अनगिनत आकृतियां हवा को चीरती हुई पर्वत श्रृंखला में उड़ गईं। उनका नेतृत्व एक बुजुर्ग कर रहा था जिसके कंधे पर एक लाल रंग का जहरीला सांप लिपटा हुआ था।
वो प्रमुख शियाओटियन है। तुम कौन हो? मुखिया शियाओटियन को तुरंत रिहा करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कबीले में घुसकर हमारे मुखिया को घायल करने की? तुम में से कोई भी आज यहाँ से जीवित नहीं निकलेगा। जादुई जानवरों की दुनिया की 3 महान जनजातियों में से एक नौशांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति न केवल घुसपैठ की गई थी, बल्कि उनके मुखिया को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। कोई भी इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अध्याय 177। मैं तुम्हारा प्रकाश बहाल कर सकता हूँ और मैं इसे वापस भी ले सकता हूँ। हर कोई, क्या तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? जैसे ही नौशांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के शक्तिशाली सदस्य अपना कदम उठाने वाले थे, याओ मिंग ने अपना सिर उठाया और उसी पल उसकी आभा फैल गई। याओ मिंग के चेहरे को देखकर, जो याओ शियाओटियन के चेहरे से काफी मिलता जुलता था, वहां मौजूद नौशांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के सभी सदस्य सदमे में जम गए। काफी देर तक सोचने के बाद कुछ बुजुर्ग आखिरकार अविश्वास में चिल्लाए, जनजाति नेता याओ मिंग, ये कैसे संभव है? क्या आप अपने प्रशिक्षण के दौरान पागल नहीं हुए और सालों पहले मर गए? जनजाति नेता याओ मिंग, वह याओ शियाओटियन का बड़ा भाई और पिछले जनजाति नेता है। लेकिन उस समय जनजाति नेता शियाओटियन ने कहा था कि वह अपने प्रशिक्षण में एक दुर्घटना के कारण मर गया और सदियों से लापता है। वह अब यहाँ कैसे हो सकता है? आसमान में गूंजती कई फुसफुसाहटों को सुनकर याओ शियाओटियन का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। इस समय जियान द्वारा बुरी तरह घायल होने के कारण वह बहस करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि खुद का बचाव करने का कोई भी प्रयास संभवतः याओ मिंग द्वारा उसे मौके पर ही मार दिए जाने का कारण बन सकता था। आसमान में लाल लाल विषैले सांप को कंधे पर लपेटे हुए बुजुर्ग ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाओ। इस व्यक्ति के बहकावे में मत आओ। वह और उसके साथ ही हमारे कबीले में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे धोखेबाज हो सकते हैं। बुजुर्गों, सांप की थाली के महान गठन को सक्रिय करें और उन्हें मार डालें, फिर जनजाति के नेता शियातियान को बचाएं। ये सुनकर अन्य सांप लोग बुजुर्ग झिझकने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें। बुजुर्ग जियान, बुजुर्ग मिंग, बुजुर्ग लियू, तुम उस समय मेरे सबसे करीब थे, क्या तुम अब मुझे नहीं पहचान सकते? जैसे ही याओ मिंग हंसे, सफेद बालों वाले तीनों बुजुर्गों ने ध्यान से उनकी जांच की। उनके चेहरों पर धीरे धीरे उत्साह के लक्षण दिखाई देने लगे। ये वास्तव में जनजाति के नेता याओ मिंग हैं। हम उनकी आभा से बहुत परिचित हैं। तुम तीनों जनजाति के आदेश को बाधित मत करो। वर्तमान नेता याओ शियातियान हैं। क्या तुम कबीले को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? कंधे पर लाल लाल सांप लिए हुए बुजुर्ग ने तीनों सांप लोगों के बुजुर्गों को ठंडी निगाह से देखा। हे पहले बुजुर्ग, उस समय आपने और याओ शियाओटियन ने मुझे जहर दिया, मेरे खिलाफ सेना में शामिल हो गए और मुझे सदियों तक नौशांत झरनों के तल पर फंसाए रखा। अगर यहाँ ये युवा मित्र न होता तो शायद मैं फिर कभी दिन की रोशनी न देख पाता। अब क्या आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं? याओ मिंग खड़ा हो गया, अपने 2 सितारा डूसेन स्तर की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। फिर उसने अपने मुंह से एक काला राजदंड थूका। राजदंड पूरी तरह से काला था, जिसके शीर्ष पर 2 जहरीले सांप लिपटे हुए थे और उनके बीच मुट्ठी के आकार का एक काला गोला था। बुजुर्गों, क्या आप इस वस्तु को पहचानते हैं? नौशांत गहरा राजदंड। ये लंबे समय से खोया हुआ नौशांत गहरा राजदंड है। ये जनजाति के नेता के अधिकार का प्रतीक है। काले राजदंड को देखकर आकाश में सभी बुजुर्गों के चेहरे बदल गए और भावनाओं का उन्माद फैल गया। उनके भीतर हलचल मच गई। गद्दारों को मार डालो, याओ मिंग ने बड़ों को आदेश देना शुरू किया। नौशांत गहरा राजदंड हाथ में लिए अधिकांश बुजुर्ग उसके साथ खड़े थे। याओ शियाओटियन के वफादारों ने अपने नेता को गंभीर रूप से घायल और याओ मिंग की दया पर देखकर विरोध करने की हिम्मत नहीं की। लानत है, तुम धोखेबाज हो, मुझे तुम्हारी असली पहचान उजागर करने दो। पहला बुजुर्ग हार मानने को तैयार नहीं था। उसने याओ मिंग को मारने की कोशिश की, यह मानते हुए कि एक बार याओ मिंग मर गया तो कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? तुम खुद को ज्यादा आंकते हो, याओ मिंग ने व्यंग्य किया। हालांकि उसने येलो स्प्रिंग्स के तल पर कष्ट सहा था, लेकिन उसकी ताकत केवल बड़ी थी। अब 1-2 सितारा डूसंत के रूप में वह पहले बुजुर्ग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। गूफी चुपचाप देखता रहा। ये नौशांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का आंतरिक मामला था और बाहरी हस्तक्षेप से नाराजगी हो सकती है। सौभाग्य से जियान के पहले हमले को किसी ने नहीं देखा था और वे सभी मान रहे थे कि यह याओ मिंग था जिसने याओ शियातन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जल्द ही
याओ मिंग और प्रथम एल्डर एक भयंकर युद्ध में उलझ गए और उनके संघर्ष की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। सब लोग, वह आदमी धोखेबाज है, जल्दी करो, उसे मार डालो। याओ शियातन ने ठंडे दिमाग से लड़ाई देखी, ये जानते हुए कि याओ मिंग उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके बचने का एकमात्र मौका याओ मिंग को मारना था, लेकिन प्रथम एल्डर याओ मिंग का मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही घायल हो गया। अगर प्रथम एल्डर गिर गया तो उसके पास कोई मौका नहीं बचेगा। मौत को दावत दे रहा हूँ। ये सुनकर याओ मिंग की निगाहें बर्फीली हो गईं। उसने प्रथम एल्डर को छोड़ दिया और सीधे याओ शियातन की ओर दौड़ा। इस बार उसका हाथ ब्लेड की तरह तेज था और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे याओ शियातन की खोपड़ी में घुसा दिया। उस पल खून और मस्तिष्क पदार्थ हर जगह बिखर गए। धमाका! याओ मिंग का हाथ याओ शियाओटियन के सिर में घुस गया। भावशून्य चेहरे के साथ उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींचा, जिससे उसकी हथेली में मुट्ठी के आकार का एक काला गोला दिखाई दिया। गोला अविश्वसनीय रूप से चिकना था, जिसके अंदर काली धुंध घूम रही थी, जिससे एक चीखता हुआ चेहरा बन रहा था जो निश्चित रूप से याओ शियाओटियन का था। ये देखकर याओ मिंग द्वारा पहले से ही गंभीर रूप से घायल प्रथम एल्डर तुरंत भाग गया। सर्प नस को सील करो, हमें उस गद्दार को पकड़ना होगा। याओ मिंग उसके पीछे नहीं भागा, बल्कि तेजी से कबीले का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और स्थिति को स्थिर कर दिया। ... धन्यवाद गूफी, मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना मैं अभी भी शांत झरनों की तल पर पीड़ित होता। कुछ मामलों को संभालने के बाद याओ मिंग गूफी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए आया। हे, यह आपके अपने प्रयासों के कारण भी है। यदि आप अपनी साधना में आगे नहीं बढ़े होते तो आप आज कबीले के नेता के रूप में अपना स्थान कैसे प्राप्त कर सकते थे? गूफी ने मुस्कुराते हुए स्वीकृतिपूर्वक कहा। याओ मिंग का चरित्र और प्रतिभा काफी संतोषजनक थी। उचित पालन पोषण के साथ वह भविष्य में बहुत उपयोगी हो सकता है। वैसे मैं स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल की तलाश में 9 शांत झरनों में आया था। आप वर्षों से वहां रहे हैं, इसलिए आपको इसका कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, है न? गूफी ने सीधे अपना उद्देश्य बताया। स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल एक टुकड़ा बनने में लगभग 1000 साल लगते हैं। सदियों से मैंने काफी कुछ खाया है। बिना किसी हिचकिचाहट के याओ मिंग ने अपना मुंह खोला और एक रक्त लाल रोशनी निकली जो अंततः गूफी के सामने तैर रही थी। वह वस्तु मुट्ठी के आकार का रक्त लाल क्रिस्टल था। क्रिस्टल ऐसा लग रहा था मानो रक्त की अनगिनत धाराएं उसके भीतर बह रही हों, जिससे वह विशेष रूप से भयानक लग रहा था। तो ये स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है? गूफी ने अजीब क्रिस्टल को देखते हुए धीरे से कहा। जैसे ही उसने रक्त लाल क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया, एक भयानक ठंडी शक्ति तुरंत उसकी हथेली से फैल गई। ये वस्तु, जिसमें अपार ठंडी ऊर्जा है, भविष्य में स्वर्गीय ज्वालाओं को अवशोषित करने में बहुत सहायता करेगी। एक और बात है, मैंने सुना है कि आपके नौशांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के पास दानव संत हुआन क्वान द्वारा छोड़ा गया एक पत्थर का स्तंभ है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? वसंत रक्त क्रिस्टल को स्वीकार करने के बाद गूफी ने आने का अपना दूसरा कारण बताया। पीले स्प्रिंग स्टोन स्टेल। याओ मिंग ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। पत्थर का स्तंभ 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का सबसे बड़ा रहस्य था और इसकी सामग्री जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। हाँ, हमारे पास यह है। गूफी, मेरे दोस्त, कृपया मेरे पीछे आओ। एक पल की हिचकिचाहट के बाद याओ मिंग ने जियान की ओर देखा, जो गूफी के बगल में खड़ा था, और फिर सहमति में सिर हिलाया। वह समझ गया कि चूंकि गूफी के पास उसे येलो स्प्रिंग से मुक्त करने की शक्ति थी, इसलिए उसके पास उसे वापस रसातल में भेजने की शक्ति भी थी। TLN दिन का पहला बैच रिलीज। समर्थन के लिए धन्यवाद और अगर आपको यह अब तक पसंद आ रहा है तो समीक्षा छोड़ना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं। अध्याय 178। बच्चे, देखते हैं कि आप कितना संभाल सकते हैं। हे भाई गूफी, ऐसा लगता है कि आप मेरे कबीले के बारे में काफी कुछ जानते हैं। रास्ते में याओ मिंग अपनी जिज्ञासा को दबाने में असमर्थ गूफी से पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे थोड़ा बहुत पता है। जहां तक मुझे पता है, आपके कबीले में येलो स्प्रिंग स्टोन स्टेल में 3 तकनीकें खुदी हुई हैं, येलो स्प्रिंग्स फिंगर और येलो स्प्रिंग्स पाम। पहला एक निम्न स्तरीय स्वर्ग स्तरीय तकनीक है, जबकि दूसरा मध्य स्तरीय स्वर्ग स्तरीय है, और दोनों ही काफी शक्तिशाली हैं। उद्धरण चिन्ह। गूफी ने कुछ भी नहीं छिपाया, क्योंकि उसने पहले ही अपने इरादे उजागर कर दिए थे। आखिरी वाली के लिए यह एक आत्मा पर हमला करने वाली तकनीक है, येलो स्प्रिंग दिव्य क्रोध, जो उस समय दानव संत हुआन क्वान की खास चाल थी।
गूफी ने आगे कहा, भाई गूफी, आप एक असाधारण पृष्ठभूमि से आए होंगे। ये हमारे कबीले के रहस्य हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। याओ मिंग हैरान था, लेकिन फिर भी गूफी की चापलूसी करने में कामयाब रहा। हालांकि गूफी की साधना केवल आधे संत स्तर पर थी, लेकिन ये तथ्य कि वो ज़ियान उस छोटे शैतान को इतनी अच्छी तरह से अपनी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकता था, याओ मिंग ने उसे गंभीरता से लिया। भाई गूफी, ईमानदारी से कहूं तो येलो स्प्रिंग स्टेल के भीतर येलो स्प्रिंग संत द्वारा पीछे छोड़ी गई दो तकनीक के अलावा उसके सार रक्त की एक बूंद भी है। उद्धरण चिन्ह। याओ मिंग ने कहा, वह जानता था कि गूफी येलो स्प्रिंग स्टेल में जाएगा, इसलिए उसने गूफी का पक्ष जीतने के तरीके के रूप में ये जानकारी प्रकट की। गूफी अंदर के खजाने को प्राप्त कर सके या नहीं, ये कदम एक परिकलित जोखिम था। ओह, इतना खजाना! गूफी ने समझदार याओ मिंग की ओर देखा और आश्चर्य का नाटक किया। तो ये भाई गूफी का असली लक्ष्य है। गूफी और याओ मिंग के बीच बातचीत सुनकर ज़ियान थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि डू गॉड में आधा कदम रखने वाले प्राणी का सार रक्त कितना शक्तिशाली हो सकता है। कुछ अनौपचारिक बातचीत के बाद कुछ ही समय में गूफी, ज़ियान और कैलिन याओ मिंग के पीछे एक प्राचीन वेदी पर चले गए। वेदी बेहद भव्य थी, जो पूरी तरह से बड़े बड़े हरे पत्थरों से बनी थी। शीर्ष पर खड़े होकर कोई भी आसपास की पर्वत चोटियों को देख सकता था। गूफी और उसके साथी धीरे धीरे वेदी के शीर्ष पर उतरे। इसके केंद्र में एक हल्का पीला स्तंभ खड़ा था, जो लगभग 100 मीटर ऊंचा था, जो एक प्राचीन आभा बिखेर रहा था जो शाश्वत लग रहा था। ये पौराणिक येलो स्प्रिंग स्टोन स्तंभ है। गूफी ने विशाल स्तंभ की ओर देखा, जिस पर एक बड़ी उंगली और हथेली की छाप उकेरी गई थी। भाई गूफी, यह मेरे नौशांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति का येलो स्प्रिंग स्तंभ है। येलो स्प्रिंग दिव्य क्रोध और संत का सार रक्त इसके भीतर छिपा हुआ है, लेकिन आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा, याओ मिंग ने गंभीरता से कहा। ये स्तंभ कई पीढ़ियों से चला आ रहा था और कोई भी इसके रहस्यों को नहीं खोल पाया था, जो दर्शाता है कि इसमें कितनी कठिनाई थी। समझ गया। गूफी ने सिर हिलाया, उसकी निगाह स्तंभ पर केंद्रित थी। वह इससे निकलने वाले अविश्वसनीय रूप से मजबूत आत्मा दबाव को महसूस कर सकता था, जैसा कि दानव संत हुआन क्वान से उम्मीद थी। गूफी की आंखें गंभीर थीं। फिर वह स्तंभ के ठीक सामने एक पत्थर के मंच पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। ज़ियान, इस दौरान सुनिश्चित करे कि कोई भी मुझे परेशान न करे। चिंता मत करो भाई गूफी, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, ज़ियान ने उसे आश्वस्त किया। अपने निर्देश देने के बाद गूफी का शरीर थोड़ा कांप उठा और एक अलौकिक आकृति उसकी भौहों के बीच से बाहर निकली। भाई गूफी ने येलो स्प्रिंग स्तंभ से खजाने को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने की हिम्मत की। उसके पास स्वाभाविक रूप से कुछ कौशल है। याओ मिंग ने चुपचाप प्रशंसा की, क्योंकि उसने गूफी की आत्मा को उसके भौतिक शरीर के समान रूप में प्रकट होते देखा। अधिकांश शक्तिशाली व्यक्तियों में आत्मा की शक्तियां होती हैं जो केवल नश्वर स्तर पर होती हैं। गूफी जैसे मूर्त रूप में आत्मा को संघनित करना लगभग असंभव था। जैसा कि याओ मिंग, ज़ियान और कैलिन ने देखा, गूफी की आत्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया और स्टील से टकरा गई। तारांकन हूश। तारांकन। एक पल में प्राचीन स्टील की सतह तरल की तरह लहराए और गूफी की आत्मा रहस्यमय तरीके से स्टील द्वारा निगल ली गई। तारांकन बूम। तारांकन स्टील के भीतर के स्थान में प्राचीन आकाश गरज के साथ गड़गड़ाहट कर रहा था, एक क्रोधित ड्रैगन की तरह दहाड़ रहा था। गड़गड़ाहट की आवाज ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। दानव संत हुआन क्वान वास्तव में असाधारण है। गूफी बीच हवा में मदरा रहा था, उसकी आंखों में विस्मय के भाव के साथ इस अजीब जगह को देख रहा था। तारांकन बूम। तारांकन। जैसे ही गूफी अंतरिक्ष में और आगे बढ़ा, एक उंगली का निशान और एक विशाल हथेली का निशान बन गया, जो उस पर हमला कर रहा था। हालांकि गूफी ने इन तकनीकों को आसानी से बेअसर कर दिया। दानव संत हुआन क्वान, खुद को दिखाओ। ये तरकीबें मुझे हराने के लिए काफी नहीं हैं। जैसे ही पीली हथेली टूट गई, गूफी ने ऊपर देखा और दूर तक देखा। उसकी आवाज, हालांकि शांत थी, पूरे अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। तारांकन धमाका। तारांकन। अचानक एक पहाड़ जमीन से टूटकर आसमान में उठ गया। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल सिंहासन बैठा था और सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी जो पीले वस्त्र पहने हुए थी। उसकी पीठ सीधी और प्रभावशाली थी। एक आभा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को भी हिला दिया, धीरे धीरे फैल गई। प्रभावशाली। स्वर्ग के शिखर पर एक आत्मा।
प्रशंसा से भरी आवाज आत्मा को कुचलने वाला दबाव लेकर धीरे धीरे गूफी के कानों तक पहुंची। वरिष्ठ, मैं पीले झरने की दिव्य क्रोध तकनीक और दानव संत के सार रक्त के लिए आया हूँ। गूफी ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपना उद्देश्य बताया। वह जानता था कि दानव संत हुआन क्वान की बची हुई आत्मा का अपना कार्य था और एक बार वह कार्य पूरा हो जाने पर सब कुछ सौंप दिया जाएगा। तुम काफी सक्षम हो, लेकिन अगर तुम्हें पीले झरनों का दिव्य क्रोध और सार रक्त चाहिए तो तुम्हें पहले मुझे हराना होगा, बची हुई आत्मा ने धीरे से कहा। उस स्थिति में मैं पीछे नहीं हटूंगा, गूफी ने जवाब दिया। उसका शरीर अचानक सैकड़ों मीटर लंबा हो गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े एक विशालकाय व्यक्ति जैसा लग रहा था। दिग्गज ने दानव संत हुआन क्वान की बची हुई आत्मा को देखा, अपनी मुट्ठी बंद की और एक भयंकर मुक्का मारा। अच्छा, मुझे देखने दो कि तुम कितना संभाल सकते हो, बची हुई आत्मा ने अचानक ऊपर देखा और गुस्से से चिल्लाया। अनगिनत विशाल हाथ जमीन से उभरे, उस आत्मा विशालकाय पर बरस पड़े जिसमें गूफी बदल गया था। बुझाओ, भयंकर हमले से गूफी की आत्मा हिंसक रूप से कांपने लगी। बुझाओ, लापरवाही बरतने की हिम्मत न करते हुए गूफी ने जल्दी से अपनी आत्मा को अलग अलग लपटों में लपेट लिया। प्रभावशाली, आपकी आत्मा में स्वर्गीय लपटों की शक्ति भी है, दानव संत हुआन क्वान की बची हुई आत्मा ने फिर से प्रशंसा की, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके हाथों ने तेजी से एक अजीब सी मुहर बनाई, जिसे उसने फिर अपने मुंह के पास रख लिया। अचानक शक्ति की एक भयानक लहर फैल गई। इस शक्ति के तहत पूरा स्थान बहने लगा, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध, हुआ। उस जबरदस्त शक्ति को महसूस करते हुए जिसने उसे भी असहज कर दिया, गूफी की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गई। येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध केवल एक किंवदंती नहीं थी, यह एक ऐसी तकनीक थी जिससे सबसे शक्तिशाली भी डरते थे। अध्याय 179, येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध और दानव संत का रक्तसार। पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। दानव संत हुआन क्वान की बची हुई आत्मा ने उसके शरीर के चारों ओर अजीबोगरीब लहरें छोड़नी शुरू कर दी। ये लहरें धीरे धीरे एक विशाल अदृश्य आकृति में परिवर्तित हो गईं, जो 1000 फीट से भी ज्यादा लंबी थी, जैसा कि दानव संत से उम्मीद की जाती है। गूफी की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। अगले ही पल ध्वनि तरंगों से निर्मित दानव संत का अदृश्य सच्चा रूप धीरे धीरे अपना सिर नीचे करके गूफी पर अपनी उदासीन निगाहें टिकाए हुए था। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और प्राचीन ऊर्जा से भरा एक शब्दांश, जैसे कि तूफानी बादलों की परतों को चीरता हुआ एक वज्र ड्रैगन, अचानक अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। दहाड़, एक ही उच्चारण के साथ उनके चारों ओर का स्थान फैलती ध्वनि तरंगों के नीचे इंच इंच करके बिखर गया। लगभग विनाशकारी ध्वनि तरंग विस्फोट प्रकाश से भी तेज गति से आगे बढ़ा। इतनी भयानक गति से गूफी के पास बचाव करने के लिए लगभग कोई समय नहीं था। धमाका, 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 विनाशकारी ध्वनि तरंग ने तुरंत गूफी के विशाल आत्मा शरीर पर प्रहार किया। सैकड़ों फीट ऊंचा उसका विशाल रूप स्पष्ट रूप से सिकुड़ गया और खतरनाक दर से अधिक अलौकिक हो गया। ये पूर्ण और सर्वनाश था। ऐसा लग रहा था मानो उस ध्वनि तरंग के हमले में सब कुछ शून्य हो जाएगा। पहाड़ की चोटी पर दानव संत की बची हुई आत्मा भी अपने सिंहासन पर वापस आ गई। उसका पहले से ही प्रेत जैसा शरीर और भी पारदर्शी हो गया। स्पष्ट रूप से पहले के हमले ने उसकी काफी ताकत खत्म कर दी थी। वास्तव में येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध दानव संत की एक विशिष्ट तकनीक है। यहाँ तक कि एक बची हुई आत्मा में भी ऐसी शक्ति होती है। मैं प्रभावित हूँ। गूफी आग की लपटों में नहाया हुआ क्रूर हमले से अछूता निकला। आप इतने सालों में येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध का सामना करने वाले पहले व्यक्ति हैं। दानव संत हुआन क्वान की बची हुई आत्मा ने गूफी को देखा। सिंहासन के खिलाफ वापस झुकते हुए उसके चेहरे पर राहत की एक झलक थी। उस समय बची हुई आत्मा ने अपनी आवाज में उदासी के स्पर्श के साथ कहा, अनगिनत वर्षों के बाद आखिरकार ये दिन आ ही गया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने अपनी उंगली हिलाई, जिससे आत्मा की ऊर्जा की एक लहर निकली जो गूफी के सामने मंडरा रही थी। जब गूफी ने उस लहर को पकड़ा तो उसके दिमाग में तेजी से जानकारी की धाराएं बहने लगीं। येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध के लिए साधना विधियां थीं, साथ ही येलो स्प्रिंग्स उंगली और हथेली की तकनीकें भी। गूफी ने अपने दिल में खुशी को दबाते हुए कहा, वरिष्ठ हुआन क्वान, आपके उदार उपहार के लिए धन्यवाद। उसने दानव संत को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मेरा मिशन किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा करना था जो मुझे हरा सके और मेरा ज्ञान आगे बढ़ा सके। आपकी आत्मा पहले ही येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध की साधना के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंच चुकी है।
दानव संत ने हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसके प्रेत जैसे शरीर से अचानक हल्के सुनहरे तरल पदार्थ की धारियां निकलीं, जो जल्दी ही एक सुनहरी बूंद में संघनित हो गईं। मैंने अपनी आत्मा की साधना में 1000 साल से ज्यादा समय बिताया, पौराणिक ईश्वरीय क्षेत्र तक पहुंचा, फिर भी मैं वह अंतिम कदम नहीं उठा सका। दानव संत की आवाज अंतहीन पछतावे और अनिच्छा से भरी हुई थी। वरिष्ठ, आपने महानता हासिल कर ली है, लेकिन अप्रत्याशित परिवर्तनों के कारण डू गॉड तक पहुंचने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है। ये शर्म की बात है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? दानव संत कुछ हद तक आश्चर्यचकित था गूफी के शब्द। यहाँ तक कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जो डू गॉड बनने के करीब था, ऐसी चीजों के बारे में केवल स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था और निश्चित नहीं हो सकता था। मुझे थोड़ा बहुत पता है। उस महत्वपूर्ण वस्तु के बिना डू गॉड दायरे में प्रवेश करना लगभग असंभव है। ठीक 1000 साल पहले की तरह, जब जियो कबीले के कुलपति ने पूरे कबीले के वंश का बलिदान दिया था, लेकिन फिर भी पूरी तरह से डू गॉड दायरे में कदम नहीं रख सके। गूफी ने धीरे से कहा। ये सुनकर येलो स्प्रिंग्स डेमन सेंट को राहत की अनुभूति हुई और वह केवल भाग्य के कामकाज पर आहें भर सकता था। युवा, अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो यह भाग्य है। अगर तुम येलो स्प्रिंग्स दिव्य क्रोध का सामना कर सकते हो तो ये क्षमता है। येलो स्प्रिंग्स तकनीकें औसत दर्जे की नहीं होती। आप औसत दर्जे के नहीं हैं। दानव संत हुआन क्वान ने सुनहरा खून बाहर फेंका और धीरे से गूफी की हथेली में उतरा। धन्यवाद सीनियर हुआन क्वान। गूफी ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े। इस समय सिंहासन पर बैठे दानव संत की बची हुई आत्मा तेजी से अलौकिक होती जा रही थी। मुझे उम्मीद है कि इस विनम्र व्यक्ति की तकनीकें मेरे निधन के साथ स्पष्टता में नहीं फीकी पड़ जाएंगी। अलविदा सीनियर। ये बची हुई आत्मा दानव संत के रक्तसार पर निर्भर होकर इतने सालों से अस्तित्व में थी। अब जब रक्तसार उसके शरीर से निकल गया था, तो बची हुई आत्मा आखिरकार अपने अंत तक पहुंच गई और दुनिया में विलीन हो गई। आह! गूफी ने भी आह भरी। उसका अलौकिक रूप धीरे धीरे इस स्थान से दूर हो गया। प्रिय, वह कुछ समय के लिए चला गया है। क्या वह खतरे में हो सकता है? वेदी पर खड़ी कैलिन ने पत्थर के मंच पर बैठी गूफी की निश्चल देह को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। याओ मिंग के अनुसार येलो स्प्रिंग्स टेल में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग आधे घंटे के भीतर बाहर आ जाते थे। चिंता मत करो बहन कैलिन। भाई गूफी कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जिस पर उसे भरोसा न हो। जी यान को गूफी पर पूरा भरोसा था। अचानक स्टील से एक चमकदार रोशनी निकली और एक आत्मा की आकृति तेजी से बाहर निकली। कैलिन की प्रसन्न निगाहों के नीचे पत्थर के मंच पर बैठे शरीर में प्रवेश कर गई। पति, क्या तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ। गूफी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। धमाका! इस समय स्टील से एक दबी हुई आवाज आई। अगले ही पल सभी ने देखा कि एक मुंह की आकृति धीरे धीरे मूल उंगली और हथेली के निशान के ऊपर दिखाई देती है, जो एक अजीब उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करती है। पीले झरने का दिव्य क्रोध। उस मुंह की आकृति को देखकर याओ मिंग पहले तो दंग रह गया, फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने जल्दी से अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि वह जानकारी प्राप्त कर पाता, एक शक्तिशाली झटका उसकी आत्मा में घुस गया। उफ! इस भयंकर प्रभाव ने याओ मिंग को एक मुंह भर थूक दिया। रक्त स्वर्ग क्षेत्र की आत्मा के बिना इस तरह की आत्मा हमले की तकनीक को छूना असंभव है। याओ मिंग की दुर्दशा को देखते हुए गूफी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे उसकी हथेली में सुनहरे रक्त की एक छोटी बूंद दिखाई दी। ये दानव संत के रक्तसार का हिस्सा है। इस स्तंभ के संरक्षक और जनजाति के नेता के रूप में यह आपका अधिकार है। हाँ, दानव संत रक्तसार की इस बूंद के साथ मुझे विश्वास है कि मैं 3 साल के भीतर 3 सितारा डू संत स्तर तक पहुंच सकता हूँ। याओ मिंग ने खुशी से दानव संत रक्तसार को संग्रहित किया, खुशी से भर गया। इसके बाद गूफी ने याओ मिंग को कैलिन की 9 शांत झरनों में खेती करने की योजना के बारे में बताया। प्रमुख याओ मिंग, हम कुछ समय के लिए 9 शांत गहरे ग्राउंड पायथन जनजाति के साथ रहेंगे। हमें खेती के लिए आपके कबीले के 9 शांत झरनों को उधार लेने की आवश्यकता हो सकती है। गूफी ने फिर कैलिन की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से कैलिन को उसके शरीर को तड़का लगाने की प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करने के लिए झरनों की शक्ति का उपयोग करने का इरादा रखता था। हाँ, ये बिल्कुल भी समस्या नहीं है भाई गूफी। बस सावधान रहें, क्योंकि 9 शांत झरनों में ऊर्जा बेहद ठंडी है, याओ मिंग ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया।
अध्याय 180। क्या ये लोग फिर से प्रपोज करने आए हैं? 9 शांत झरनों के पास वातावरण बर्फीली ठंड से भरा हुआ था। सावधान रहें, कयर। झरनों के भीतर की ठंडी ऊर्जा अधिकांश लोगों के लिए घातक है, लेकिन एक साथ रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के रूप में आपको इसे बिना किसी डर के अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। गूफी ने आश्वस्त मुस्कान के साथ कैलिन की ओर मुड़ते हुए टिप्पणी की। उसने गर्व भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये ठंडी ऊर्जा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली जादुई जानवरों में से एक के रूप में उसे आश्वस्त होने का पूरा अधिकार था। ठंडी ऊर्जा को अवशोषित करने के अलावा अपनी साधना को गति देने के लिए इन गोलियों का उपयोग करें। गूफी ने उसे कई जेड बोतलें सौंपते हुए सलाह दी। बोतलें लेते हुए कैलिन स्नेहपूर्वक मुस्कुराए, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। जैसे ही वह उसे चूमने के लिए झुकी, गूफी ने सहज रूप से उसकी पतली कमर के चारों ओर एक हाथ लपेटा। उन्हें देखते हुए जियान अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम्हें पता है। तुम दोनों वास्तव में बहुत ज्यादा हो। बेफिक्र, कैलिन ने गूफी को मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब साधना करने जा रही हूँ। फिर वह अपने विशाल सांप के रूप में बदल गई और खुद को पीले झरनों में डुबो दिया। जैसे ही कैलिन ने प्रवेश किया, पानी उबलने लगा, जैसे कि 9 शांत झरनों के भीतर की ऊर्जा में हलचल मच गई हो। ऊपर उठो। जियान की ओर मुड़ते हुए गूफी ने उसे अपने द्वारा प्राप्त किए गए सुनहरे रक्त का एक हिस्सा दिया। ये तुम्हारे लिए है। गूफी, तुम सबसे अच्छी हो। जियान मुस्कुराए, ये जानते हुए कि यह रक्त उसकी ताकत में काफी वृद्धि करने में मदद कर सकता है। जाओ और इसे परिष्कृत करना शुरू करो, गूफी ने उसे विदा करते हुए प्रोत्साहित किया। सिर हिलाते हुए जियान ने अपने चारों ओर एक अवरोध स्थापित किया और अपनी साधना शुरू की। गूफी भी इस यात्रा के लाभों पर विचार करते हुए शांत हो गई। अब उसकी आत्मा में पीली स्प्रिंग्स उंगली, हथेली और दिव्य क्रोध तकनीकें अंकित हो गई थीं, और राक्षस सन की बची हुई आत्मा से प्राप्त अतिरिक्त ज्ञान और अंतर्दृष्टि के साथ उसका लाभ काफी था। अंत में उसने शेष राक्षस संत के रक्तसार को बाहर निकाला और उसका सेवन किया। जिस क्षण रक्त उसके सिस्टम में प्रवेश किया, उसके भीतर से एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फूट पड़ी, जिससे उसके कपड़े बिखर गए और आसपास की चट्टानों में दरारें दिखाई देने लगीं। TLN, मुझे तुरंत वुल्वरिन का ख्याल आया। रक्त के भीतर की ऊर्जा इतनी तीव्र और अराजक थी कि यह आसानी से एक कमजोर योद्धा को विस्फोट कर सकती थी। लेकिन गूफी की असाधारण ताकत और शारीरिक लचीलेपन के साथ वह इसे नियंत्रित करने और अवशोषित करने में कामयाब रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने ऊर्जा को परिष्कृत किया, जिससे यह उसके शरीर के साथ सहज रूप से विलीन हो गई। इस बीच गूढ़ दायरे में शांति की लंबी अवधि के बाद चीजें फिर से जीवंत हो गई थीं। यान और लेई कुलों की यात्राओं के बाद याओ कबीले ने, जिसने 1 दशक से अधिक समय तक गू कबीले के साथ बातचीत नहीं की थी, एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। जिस भव्य हॉल में याओ कबीले का मनोरंजन किया जा रहा था, वहां हवा जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी हुई थी। बहुत समय हो गया, एल्डरनान है। आप हमेशा की तरह ही उत्साही दिख रहे हैं। याओ कबीले के एक बुजुर्ग वान गुई ने गर्मजोशी से अभिवादन किया। एल्डर वान गुई, आप हमेशा की तरह ही जोश में हैं, एल्डरनान हाय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एल्डर वान गुई याओ कबीले के एक बहुत सम्मानित एल्डर थे, जो दंड की देखरेख करने और महत्वपूर्ण शक्ति रखने के लिए जिम्मेदार थे। उनका साधना स्तर भी बहुत बढ़िया था। वे 4 सितारा डूसन चरण तक पहुंच चुके थे। उनके बगल में एक युवक और युवती बैठे थे। आलीशान वस्त्र पहने हुए पुरुष का रूप सुंदर था, लेकिन कुछ हद तक ठंडा और तीखा था, जबकि लंबे नीले बालों वाली महिला का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। युवक याओ तियान याओ कबीले के सबसे उत्कृष्ट सदस्यों में से एक था। उसकी आत्मा शक्ति प्रारंभिक स्वर्ग क्षेत्र चरण तक पहुंच गई थी, और वह उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम था। उसका साधना स्तर गू कबीले में युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बराबर था। युवती याओ लिंग हालांकि अपनी साधना प्रगति में धीमी थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी आत्मा थी और उसे याओ कबीले में एक ईश्वर क्षेत्र आत्मा प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना थी। गू दायरे के भीतर एक पर्वत शिखर पर जुनेर, जिसने अभी अभी अपना एकांतवास समाप्त किया था, को याओ कबीले के दौरे के बारे में पता चला। याओ कबीले, वे अपनी कीमियागिरी कौशल के लिए जाने जाते हैं, जुनेर ने सोचा। उसके विचार तुरंत गूफी की ओर मुड़ गए, जिसने 1 साल पहले Tier 9 ट्रेजर पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। यान और लेई कबीलों की पिछली यात्राओं को याद करते हुए जुनेर ने भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोका। क्या वे फिर से शादी का प्रस्ताव रखने आए हैं? इस विचार ने उसे परेशान कर दिया, क्योंकि ऐसी यात्राओं से उसे हमेशा अनावश्यक तनाव होता था,
खासकर जब से वे आमतौर पर उसके और गूफी से जुड़ी होती थी। क्या उन्होंने बताया कि वे यहाँ क्यों आए हैं? जुनैर ने पास की लड़कियों में से एक से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वे 2 युवा सदस्यों, एक पुरुष और एक महिला को साथ लाए हैं, लड़की ने अनिश्चितता से उत्तर दिया। वह आदमी काफी सुंदर है और उसकी खेती मजबूत है, वाइकिंग ज्ञान के बराबर कहा जाता है, लेकिन उसका चेहरा कुछ कठोर है, एक और लड़की ने कहा। और महिला? जुनैर ने पूछा। उस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार वह चिंतित नहीं थी। यहाँ तक कि लेई डोंग जैसा कोई भी व्यक्ति उसकी भावनाओं को प्रभावित करने में कामयाब नहीं हुआ था। याओ तियान की तो बात ही छोड़िए।